पीएम मोदी के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जाने से पहले एक और घटना घटी है, आपको पता होनी चाहिए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकेईची भारत आई। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई। भारत जापान मित्रता को एक नेक्स्ट लेवल पर ये दोनों ले गए हैं। लेकिन क्या सिर्फ दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने भर से हो जाएगा? नहीं। भारत जापान ने एक संदेश दोनों की मित्रता का नहीं, अमेरिका और चीन को भी दिया है। अब वो संदेश क्या था? अगला चैप्टर यही है। लैक ऑफ ट्रस्ट से भरे ट्रंप के दूसरे दौर में अमेरिका से दूर होते उसके सहयोगी आपको दिखेंगे। इसमें यूरोप तो है ही, जापान भी है। और एक बात तो इन देशों को समझ में आ गई है कि अपनी सुरक्षा के नजरिए से सिर्फ अमेरिका पर निर्भर अब नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों का हाल वो देख चुके हैं। और एक बात इंडो पैसिफिक में बढ़ते चीन के दखल की भी है, जो मजबूत बात है। अगर इस समुद्री रास्ते पर चीन का दबदबा और बढ़ा तो इसका असर दुनिया की 60% ट्रेड पर पड़ जाएगा, क्योंकि दुनिया का 60% समुद्री व्यापार इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाईची जी भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। To deepen the strategic cooperation between Japan and India. पिछले हफ्ते जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाईची का भारत आना, पीएम मोदी का उन्हें अपनी छोटी बहन कहना और भारत जापान के दशकों पुराने संबंध को एक लेवल और ऊपर लेकर जाना वास्तव में एक संकेत है। इंडो पैसिफिक में भारत जापान अपनी रणनीतिक साझेदारी को लेकर प्रतिबद्ध हैं। जापानी पीएम ताकाईची ने पीएम मोदी की महासागर नजरिए की तारीफ करते हुए भारत के साथ चलने की बात कही। Prime Minister Modi positions the ocean as a shared space that supports regional stability and growth, and is promoting the Mahasagar, the Great Ocean Initiative for countries across the Indian Ocean to defend their sovereignty and the sea through their own efforts, which is perfectly aligned with FOIP. Thus, we agreed to deepen the strategic cooperation between Japan and India to achieve such common goals. ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी देश के प्रधानमंत्री का स्वागत राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में किया गया, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में अब तक सिर्फ राष्ट्रपतियों का ही स्वागत कार्यक्रम आयोजित होता था। ये संकेत था कि भारत के लिए जापान एक साझेदार से बढ़कर एक भरोसेमंद मित्र है। लेकिन संकेत किसके लिए? वो संकेत हैं इनके लिए। और ये संदेश साफ है। जिनपिंग के लिए संदेश है कि इंडो पैसिफिक में दादागिरी नहीं चलेगी, अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियम मान्य होंगे, विस्तारवाद किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। तो वहीं ट्रंप के लिए भी संदेश क्लियर है कि अब अमेरिका पर निर्भरता नहीं, सुरक्षा और आर्थिक मोर्चे पर भारत जापान आत्मनिर्भर होंगे। संदेश ये भी है कि संबंधों में परस्पर विश्वास सबसे अहम चीज है। मोदी का ये ट्रंप को वो कूटनीतिक जवाब है जिसकी उम्मीद ट्रंप ने नहीं की थी। दरअसल 19 जून को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अपनी सबसे बड़ी सैन्य कमान यूएस इंडो पैसिफिक कमान के नाम से इंडो हटाकर दोबारा यूएस पैसिफिक कमान कर दिया था, जिसे कूटनीतिक रूप से एक बड़ा कदम माना गया। दरअसल हो ये रहा है कि बुरी तरह पिटे ट्रंप हताश है। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप का ग्राफ तेजी से गिरा है।
रेसिप्रोकल टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से अवैध घोषित किया जा चुका है। यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका के संबंध खराब दौर में पहुंच चुके हैं। ट्रंप के विदेश नीति की आलोचना अमेरिकी एक्सपर्ट कर रहे हैं और महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अमेरिकी ट्रंप को कोस रहे हैं, जिससे अमेरिकी परिवारों के मासिक खर्चों में करीब $750 से $1,000 तक की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका में महंगाई दर बीते 3 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। तो ट्रंप ने बंटाधार सिर्फ दुनिया का नहीं किया बल्कि अमेरिकियों का भी खूब किया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसका असर नवंबर में होने वाले मिड टर्म पोल में दिख सकता है। तो वहीं ट्रंप अमेरिकी इकोनॉमी में जबरदस्त उछाल के दावे करते नहीं थक रहे। फजीहत तान कर ट्रंप अपने साथ ही अमेरिकियों का भी भट्टा बैठा चुके हैं। यही वजह है कि अब वो तमाम तरह की फितूरबाजियों में लगे हैं। लेकिन एक बात ट्रंप ने अनकही ही यूरोप से लेकर उन देशों को समझा दी है जो अपनी सुरक्षा को लेकर अब तक अमेरिका पर निर्भर रहे हैं, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और इन्हीं देशों में एक देश जापान भी है। जापान दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तकनीकी तौर पर दुनिया में बेहद मजबूत माना जाता है। इंडो पैसिफिक को लेकर जापान भारत के नजरिए के साथ खड़ा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने भले ही अपने इंडो पैसिफिक कमांड के नाम से इंडो हटा दिया हो, लेकिन जापान के प्रधानमंत्री ने इस इलाके को इंडो पैसिफिक कहकर के ही संबोधित किया। जापान और भारत के साथ आने का मतलब है तकनीक और एक बड़े ह्यूमन रिसोर्स का साथ आना, जो चीन के बाजार को काउंटर करने की ताकत रखता है। इंडो पैसिफिक में एक नजरिए और एक लक्ष्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े जापान और भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में एग्रीमेंट किए हैं। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। इंडो पैसिफिक प्लान को एक्टिव और एक्सटेंड करते हुए पीएम मोदी 6 से 8 जुलाई को इंडोनेशिया में रहेंगे। जकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 8 से 10 जुलाई को वो मेलबर्न में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। तो वहीं 10 से 11 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात करेंगे। तो सवाल है कि पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा से भारत को क्या फायदा होगा। इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल और तटीय रक्षा प्रणालियों की खरीद पर महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जरूरी लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों की सुरक्षित सप्लाई चेन का निर्माण। और भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारतीय सामानों के लिए अपने बाजार में 100% शुल्क मुक्त पहुंच दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा वास्तव में भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक रणनीति को जमीन पर उतारने के लिहाज से एक गेम चेंजर कदम है। एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इस दौर में ऐतिहासिक दौरा है ये, क्योंकि इससे भारत को इंडो पैसिफिक इलाके में बहुत सारे अहम जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सिक्योरिटी बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर एक तरीके से देखें तो इस दौर में पीएम मोदी सिर्फ कूटनीतिक रिश्ते नहीं बहाल कर रहे या मजबूत कर रहे हैं, बल्कि इंडो पैसिफिक में एक ऐसी सुरक्षित और वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार कर रहे हैं जो भविष्य में किसी भी सुपर पावर के एक तरफा दबदबे या दादागिरी को रोकने की काबिलियत रखता है। जाहिर है ये निशाना चीन की तरफ बड़ा सटीक है। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में एक बेहद कंफ्यूज्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड प्रेसिडेंट के तौर पर याद किए जाएंगे। कई अमेरिकी एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं, खासकर इन तस्वीरों को देखने के बाद तो और भी ज्यादा।
मई महीने में बीजिंग दौरे पर ट्रंप की इन तस्वीरों के साथ कई एक्सपर्ट्स ने चीन के सामने अमेरिकी नीति का खूब चटखारे लेकर विश्लेषण किया था, जिसमें ट्रंप जिनपिंग के बगल में छोटी कुर्सी पर बैठे दिखे थे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा था कि ट्रंप को जानबूझकर कस्टमाइज्ड कुर्सी दी गई, यानी छोटी कुर्सी, ताकि मीडिया के सामने ट्रंप का कद जिनपिंग से कम दिखाया जाए। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने जिनपिंग को 24 सितंबर को अमेरिका आने का न्योता दिया था। अब सवाल यह है कि जिनपिंग अमेरिका जाएंगे या नहीं, क्योंकि इससे पहले भारत में ब्रिक्स की बैठक भी होनी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस सम्मेलन में शामिल होने की पूरी संभावना है। लेकिन फिलहाल तो ट्रंप पैनामा कैनाल के मसले पर चीन को आगाह करने में लगे। आज के दौर में ट्रंप पर भरोसा करना मुश्किल है। कुछ एक्सपर्ट तो उन्हें दुनिया के सबसे अस्थिर दिमाग वाले लीडर के तौर पर देखते हैं। फिलहाल तो खबर यह है कि ट्रंप जिनपिंग को खुश करने के चक्कर में ताइवान तक से दूरी बनाए हुए हैं। खबर है कि अमेरिका अभी चीन को नाराज होने का कारण नहीं देना चाहता, इसलिए अमेरिका ने ताइवान को हथियारों की बिक्री की कोई घोषणा नहीं की है। ऐसी संभावना है कि ट्रंप शी शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिका ताइवान को हथियारों के कुछ पैकेज का ऐलान कर सकता है। तो दुनिया के 3 अहम लीडर्स के बीच अगर बात भरोसे की है, तो मोदी पर भरोसा दुनिया को सबसे ज्यादा है। आज के दौर में वैश्विक स्तर पर तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। यही वजह है कि इंडो पैसिफिक देश भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन उनके लिए अहमियत रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।